नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। चुनाव के पहले चरण से ही ठिठुरन भरी सर्दी के बीच सियासी पारा लगातार उबलता नजर आ रहा है। इस बार चुनावी सूरज पश्चिम से उगा है, यानी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव का आगाज हो रहा है। पहले 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। समझा जा रहा है कि 10 फरवरी को पहले चरण और 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान से ही यह तय हो जाएगा कि लखनऊ के तख्त का सुल्तान कौन बनेगा और पश्चिमी यूपी में जाट वोट की जो अहम भूमिका है उससे और भी ज्यादा ये खेल दिलचस्प हो गया है। तो इसीलिए इस बार हमारा विशेष है जिसके जाट उसके ठाठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके अपनी स्थिति बेहद मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही रैलियों पर रोक लगने से पहले ताबड़तोड़ लोकार्पण शिलान्यास कराकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिन रात एक किए हुए हैं और पश्चिम में ही दिन और रात गुजार रहे हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच चल रहे दांवपेच पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। जाटलैंड में अखिलेश का हेलीकॉप्टर लैंड करता नजर आ रहा है। उनकी सियासी उड़ान को रोकने की कोशिशें जारी है, लेकिन टीपू सयाने हो गए हैं। दिल्ली से उड़ान भरने में देर हुई तो तुरंत ट्वीट कर दिया कि उन्हें रोकने की साजिश हो रही है। यही नहीं, उन्होंने इसे समाजवाद के इस संघर्ष से जोड़ दिया। एलिवेटर पर चलते हुए टीपू ने अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि हम जीत के ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। समाजवाद का हेलीकॉप्टर मुजफ्फरनगर में उतरा। वहीं मुजफ्फरनगर, जहां हुए 2012 के दंगों ने सदियों पुरानी हिंदू मुस्लिम एकता को तार-तार कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को इस बार इसी हिंदू मुस्लिम एकता से जीत दिलाने की आस है। हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। लेकिन कलयुग के कौटिल्य कहे जाने वाले अमित शाह ने हार मानना नहीं सीखा है। वो साधनों की पवित्रता तो दूर की बात, साध्य के लिए साम दाम दंड और भेद के माहिर माने जाते हैं। अब उन्होंने खुद ब्रज और पश्चिम यूपी की कमान थाम दी है। भेद नीति की ताजा मिसाल तो हाल ही में देखने को मिली, जब उन्होंने 250 जाट नेताओं से मुलाकात कर जयंत चौधरी को सुबह का भूला बताया है और घर का दरवाजा खुला रखने की बात कहकर भोले भोले जाटों को बहकाया है। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अमित शाह जयंत चौधरी के लिए मीठी मीठी बात कहकर जाटों के दिल में बीजेपी के लिए जगह बना रहे थे। साथ ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में अविश्वास का बीज बो रहे थे, लेकिन जयंत चौधरी ये खेल समझ गए। उन्होंने कह डाला कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो मैं पलट जाऊं। ये अलग बात है कि अमित शाह को कलयुग का कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चुनाव हार कर भी सरकार बनाना जानते हैं।
जयंत भले ही बीजेपी के शरण में न जाएं, लेकिन उनकी पार्टी के 1/3 विधायकों को जीत के बाद तोड़ने में बीजेपी को कतई झिझक महसूस नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह जीत के लिए जाटों को बीजेपी से 650 साल पुराना रिश्ता बता रहे हैं। उन्होंने जाटों से बात करते हुए कहा कि आप 650 सालों से मुगलों से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी भी मुगलों से लड़ रही है, यानी हिंदू मुस्लिम का खेल धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। राष्ट्रवाद हिंदुत्व को उभारा जा रहा है। अमित शाह की वाणी में बदलाव को महसूस किए जाने लगा है। किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई और आज भी लोग मंत्री बने बैठे हैं। आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव की तारीखें आने से पहले ही सरकारी खर्चे पर तमाम रैलियां, उद्घाटन, शिलान्यास करवा दिए थे। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया तो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर रखा गया। साथ ही महेंद्र प्रताप की उपेक्षा के कांग्रेस पर आरोप भी मढ़ दिए गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। इन दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम यूपी की खाक छान रहे हैं, तो रक्षा मंत्री छोटी छोटी जगह जाकर सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी जाटों को सिर पर बिठाने को तैयार है। जाटों को आरक्षण देने का भी अंदर ही अंदर वादा कर दिया गया है, तो जाटों को मंत्री बनाने का भी सपना दिखाया जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी बीजेपी की चुनौती को कहां तक जवाब दे पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। एक तरफ दूर भिसंधियों की परिपक्व राजनीति है, तो दूसरी तरफ युवा जोश। ऐसे में सवाल ये है कि जोश कहीं होश न खो बैठे, तो सियासत का सिकंदर को कहीं इस सियासी मैदान से खाली हाथ न लौटना पड़े, क्योंकि जाट ही तय करेंगे कि ठाट किसकी जमेगी तो खाट किसकी खड़ी होगी। अंशुमन त्रिपाठी, APN। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बार देश की राजनीति का भविष्य तय करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अमित शाह ने तो ये भी कह दिया है कि 2024 में किसकी सत्ता रहेगी ये उत्तर प्रदेश ही तय करेगा, और पश्चिमी यूपी में मिली जीत से जरूर ये तय होगा कि लखनऊ में कौन तख्त नशीन होगा। जाहिर है कि जिसके साथ जाट होंगे ठाट उसी की जमेगी। पश्चिम यूपी की सियासत समझने के लिए जाट राजनीति को समझना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीट और 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों में जीत हार का समीकरण हमेशा से जाट वोट तय करता है। देखा यह गया है कि जाटों का रुझान जिस तरफ रहा है, लखनऊ में सरकार उसी की बनी है। तो अब समझते हैं जाट लैंड की पॉलिटिक्स क्या है। 12-13 में मैं जब घूमता था, ऐसे ही मंच पर बैठे होते थे और कहते थे अमित भाई। ये जाटों के ही ठाठ हैं कि अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों की खाक छाननी पड़ रही है, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने उम्मीदवारों के लिए खुद घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी भी बीजेपी के लिए वोटों की भिक्षा मांग रहे हैं। जनता जनार्दन में नेता इस वक्त ईश्वर के विराट रूप के दर्शन कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से यहाँ 70 से 20% जाट मतदाता हैं, 30% मुस्लिम और 25% दलित हैं। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी जाट बेहद असरदार रहे हैं। 2014, 17 और 2019 के चुनाव नतीजों और पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में बीजेपी की ठाठ के पीछे जाटों का बहुत बड़ी भूमिका रही है।
2012 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को वेस्ट यूपी की 136 सीटों में से 20 पर ही जीत हासिल हुई थी, तो अगले चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी ने पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे में 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। बीजेपी प्रदेश में 15% वोटों से उछलकर 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। ऐसे में लगा कि अब देश में ध्रुवीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। बीजेपी इस वोट बैंक को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन जाटलैंड को समझना सबके बूते की बात नहीं। जाट नेता चौधरी चरण सिंह ने 1967 में पहली बार कांग्रेस को हैसियत याद दिलाई थी, जब कांग्रेस बहुमत पाने में नाकाम रही थी और चरण सिंह की मदद से सरकार बनाई थी। सीबी गुप्ता मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मतभेदों के चलते चरण सिंह कांग्रेस से अलग हो गए और चौधरी साहब संयुक्त विधायक दल के नेता चुन लिए गए और गठबंधन की सरकार बनी। तब जनसंघ के विधायक चौधरी साहब के पाले में खड़े हुए थे। बाद में चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद गहरे हो गए और जब वो केंद्र में गृह मंत्री बने तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाकर जेल भी भेजा। हालांकि बाद में मोरारजी देसाई के खिलाफ मुहिम में इंदिरा गांधी ने उनका साथ दिया, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो कुछ दिन बाद उनसे समर्थन वापस भी ले लिया। लेकिन जाटलैंड से उभरे चौधरी चरण सिंह 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद से होते हुए 6 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री तक बने। वहीं किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत देश की किसान राजनीति के चौधरी रहे। टिकैत के पास सरकारें चलकर आती थी। प्रधानमंत्रियों से सीधे सवाल पूछने की हिम्मत रखने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत को जाना जाता था। 1988 में मेरठ कमिश्नरी पर किसान धरने से टिकैत की शोहरत देश के कोने कोने तक पहुंच गई। तो करीब 33 साल बाद महेंद्र सिंह की अगुवाई में 5 लाख किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब में अपनी मांगों को लेकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। दोनों नेताओं की असली ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम एकता में निहित थी। चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने उनकी विरासत संभाली। वो वीपी सिंह सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति में अपना सियासी वजूद बचाने के लिए कांग्रेस की नरसिंहा राव की सरकार में शामिल हो गए। 1966 में कांग्रेस के टिकट पर बागपत से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अखिल भारतीय कामगर पार्टी बनाई। लेकिन 1998 में उपचुनाव में बागपत से ही हार गए और फिर अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया और 2004 लोकसभा चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री हुए। फिर 2009 में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर आरएलडी ने 9 सीटें जीती। जयंत चौधरी मथुरा से सांसद बने, लेकिन चौधरी अजीत सिंह यूपीए की सरकार में शामिल हो गए। बार बार गठबंधन बदलना भारी पड़ा और 2014 और 2019 के आम चुनावों में अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। 2012 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद पश्चिमी यूपी का जाट मुस्लिम एकता खंडित हो गई। जाट बिरादरी का बीजेपी को व्यापक सहयोग मिला। ये सिलसिला 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बना रहा। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन, गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना मूल्य में औसत बढ़ोतरी के कारण जाट बिरादरी के पक्ष में गहरी नाराजगी है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासियत यही रही है कि यहाँ से उभरे चौधरी चरण सिंह जैसे जाट नेता और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता ने देश को दिशा देने का काम किया। इसकी बड़ी वजह यह भी रही कि उन्होंने यहाँ जाति धर्म से मुक्त किसान एकता का समीकरण तैयार किया था। ये समीकरण पिछले 1 दशक से टूटा हुआ या बिखरा हुआ नजर आया। अगर भाईचारे का ये धागा इस बार कमजोर होता है तो देश की सर्व समावेशी राजनीति हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी, ये तो तय है। लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। दिलचस्प है ये पूरा मामला और इस जाट पॉलिटिक्स के कई और मायने हैं। इसे मानने में कोई हर्ज नहीं कि इन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में काफी हद तक हवा दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस लहर को आरएलडी वोटों में कितना बदल पाएगी, इसे लेकर अभी तक संदेह है, क्योंकि अगले हफ्ते तमाम चुनावी सियासी गतिविधियों में जाति और धर्म का बोलबाला नजर आने वाला है।
नजर डालते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण किस हद तक मजबूत हैं और कहां-कहां उसे और मजबूती देने की कोशिश की जानी चाहिए, और साथ ही अगर इस समीकरण पर हम बात करें तो बीजेपी कहां कमजोर पड़ेगी। अखिलेश यादव की कोशिश जनता को महंगाई, महामारी, मंदी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे बार बार याद दिलाने की है, लेकिन बीजेपी बार बार 2012 के दंगे याद दिलाने में जुटी हुई है, जिससे समाजवादी पार्टी और आरएलडी की फिक्र बढ़ गई है। दरअसल पश्चिम यूपी में गठबंधन की जीत आरएलडी के जाटों में असर पर टिकी हुई है, जिसका जिम्मा जयंत चौधरी के कंधों पर है। चौधरी अजित सिंह के देहांत और लगातार 2 चुनाव में आरएलडी को मिली हार के बावजूद जयंत चौधरी ने मनोबल बनाए रखा है। वो अपना राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश में जुटे रहे। उन्हें बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस जाते वक्त पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। लेकिन जयंत चौधरी की सियासत किसान आंदोलन से चमकी। चोरी छिपे लखीमपुर भी पहुंचे। इसके बाद जयंत ने किसान आंदोलन के दौरान मूला जाट नेता गुलाम मोहम्मद जोला के पैर छूकर जाटों और मुसलमानों के बीच आई दरार भरने की कोशिश की। तब दोनों तरफ के किसानों ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के मिलकर नारे लगाए। पहले भी नारे लगते थे, नबी के साथ थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। दरअसल पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत बचाने के लिए जाट मुस्लिम एकता बेहद जरूरी है, लेकिन जयंत की राह आसान नहीं है। जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को पत्र लिखकर राज्य की योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 साल सत्ता में बैठे लोगों की भावना और शासन जन विरोधी रहा है। वहीं सत्ताधारी दल ने सामाजिक घृणा, जाति और धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को बांटने का काम किया है। जयंत समझ गए हैं कि अगर जाट और मुसलमान बट गए तो उनका सियासी वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। अनाप शनाप इनके बयानबाजी है, मैं उनका क्या जवाब दूं, जनता ही जवाब देगी। हम विश्वविद्यालय के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये औरंगजेब, जिन्ना और राम मंदिर, इसके अलावा कुछ है इनके पास? राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की पश्चिमी यूपी में स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि किसान कानूनों को लेकर जाटों में खासी नाराजगी है। आंदोलन का रुख उत्तर प्रदेश की ओर तब मुड़ा जब महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत संभाले किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू बह निकले। इसके बाद जाटों के साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की आन बान शान का मुद्दा बन गया। जगह जगह हुई महापंचायतों ने बीजेपी और मोदी योगी सरकार की नींद उड़ा दी। सिर पर चुनाव देखते हुए किसान कानून वापस ले लिए गए, लेकिन बीजेपी इसे भुनाने में नाकाम रही। वहीं जाट नेता और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान मुद्दों पर बात का खुलासा कर माहौल को और गर्मा दिया। किसानों के मामले को प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं या झूठ, इसकी तस्दीक हो या ना हो, बीजेपी की छवि को और धक्का लगा है। इसका फायदा आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल रहा है। वहीं अगर जाति और धर्म का गणित देखा जाए तो मुस्लिम और पिछड़ी जातियों के ज्यादातर वोट सपा आरएलडी के पक्ष में बताए जा रहे हैं। पश्चिम यूपी में अगर 20% जाट हैं, तो 30% मुस्लिम और 20% दलित भी हैं। समाजवादी पार्टी के छोटी छोटी जातियों से गठबंधन के साथ योगी सरकार से पिछड़े वर्ग के मंत्रियों के इस्तीफों से गठबंधन के पक्ष में हवाबंदी दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी आरएलडी को सिर्फ जाटों की पार्टी बताने में जुटी हुई है।
और उनके लिए एनडीए के दरवाजे खुले रखने की बात कहकर मतदाताओं को भटकाने की कोशिश में है। इसलिए जयंत बार बार सफाई दे रहे हैं और शहीद किसानों के परिवारों को न्योता देने की बात कह रहे हैं। यह है कि आप न्योता मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले समझा ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों का जाटों के वोट ट्रांसफर होना मुश्किल है, तो जाट वोट बीजेपी और आरएलडी में बंटने का भी खतरा है, क्योंकि बीजेपी आखिरी मौके पर हवा का रुख मोड़ना जानती है। ऐसे में जयंत चौधरी अपने बाबा चौधरी चरण सिंह की विरासत याद कराने के लिए मतदाताओं को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जाट कितने भी नाराज हो जाएं, लेकिन वो आरएलडी को वोट देते हैं और कहते हैं कि क्या करें। रात सपने में चौधरी साहब दिखाई दिए थे। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को मतदाताओं को यही सपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। यूपी के दो लड़के का नारा पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से नाकाम रहा और जब अखिलेश और राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बार ये नारा कितना कारगर होगा ये जाट मतदाता ही तय करेंगे। इस बार भी यूपी के दो लड़के हैं, लेकिन इन दो लड़कों में एक लड़का जाटों का प्यारा है। अब वो कितना प्यारा है ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये चुनाव भावनाओं बनाम मुद्दे का भी चुनाव है, जबकि देश का चुनावी इतिहास ये बताता रहा है कि भारतीय जनता भावनाओं में बहकर वोट देती रही है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने जाटों की एकता में सेंध लगाने के लिए हमेशा बड़े प्रयास किए। राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक चौधरी अजित सिंह तो एनडीए के हिस्सा तक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीन केंद्रीय मंत्री को जाट बेल्ट से चुनकर और उन्हें पद दिया। बीजेपी अगले आम चुनाव में भी विजयश्री की हैट्रिक लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली पिछली जीत को बरकरार रखना उसके लिए बेहद जरूरी है। अब समझते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समीकरण किस तरह से काम कर रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भाषा से समझा जा सकता है कि मतदान की तारीख करीब आ गई है। वो बार बार मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिला रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अगर गलती से भी सपा की सरकार बन गई तो जयंत बाहर हो जाएंगे और आजम खान अंदर। जाहिर है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल बीजेपी के निशाने पर जाट मतदाता है, क्योंकि जाट अगर मुसलमानों के साथ एकजुट होकर वोट देते हैं तो पश्चिमी यूपी से बीजेपी को नुकसान होना तय है। इस बार बीजेपी ने सपा आरएलडी गठबंधन से ज्यादा 17 जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जाट वोट इस बार बटेंगे। अमित शाह की रणनीति जाटों की खाप के भीतर भी सेंध लगाने की है। अंदर ही अंदर अमित शाह काम में जुटे हुए हैं। वो जितना काम जनता के बीच करते नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा बंद कमरे में करते हैं। वही योगी आदित्यनाथ भी बार बार सुरक्षा के बहाने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बयान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पिछली सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी, लेकिन हम लोग आए, हमने कहा कि देखो भाई, जो गड़बड़ी करेगा उसको जेल के अंदर ठोसेंगे और उसकी संपत्ति जब्त भी करेंगे। बीजेपी के पास सुरक्षा कानून व्यवस्था के बहाने हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के पीछे हताशा समझी जा रही है। जिस तरह से बीजेपी के सभी बड़े नेता दनादन पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बीजेपी को मुस्लिम वोटों की उम्मीद नहीं है। दलित वोटों में बीजेपी ने सेंध लगाने के लिए राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। अब उनके नाम में जाटो लगवा दिया गया है, तो गठबंधन में शामिल पिछड़े वर्ग के कई
छोटे दलों को ज्यादा सीटें बांटी गई हैं, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में गए पिछड़े वर्ग के नेताओं की भरपाई की जा सके, तो जाटों में फूट डालने के लिए भेद नीति के साथ साम नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चौधरी चरण सिंह के गुण गाते नजर आ रहे हैं। इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर हाथ में अपना बस्ता झोला लिए हुए मैं पैदल चला जाता था। उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना था। और जब वो गांव गरीब किसानों की बात करते थे तो मेरे मन में उनके प्रति आस्था पैदा होती थी। इसीलिए मुख्यमंत्री बनते ही जब उनका जन्मदिन आया तो मैंने कहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और किसान दिवस के रूप में मैंने मनाना पड़ा। अमित शाह से जाट नेताओं की मीटिंग में अमित शाह ने जाटों को आरक्षण देने की मांग पर काम करने का भी वादा किया। साथ ही बताया कि बीजेपी ने 3 जाट नेताओं को राज्यपाल बनाया है, फिर भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी रहे सुरेश राणा और संगीत सोम से यूपी सरकार के मुकदमे वापस ले लिए हैं और इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति का माहिर माना जाता है। यही नहीं, जहां जहां कांटे की टक्कर है वहां अमित शाह खुद घर घर जाकर चुनाव प्रचार करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का पत्थर लगाने के लिए अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। पार्टी बूथ पर मतदाताओं को लाने से लेकर कार्यकर्ताओं को घर घर तक भेजने के लिए सारे जतन कर रही है और बीजेपी को यकीन है कि किसान आंदोलन के नुकसान की भरपाई दंगों की याद दिलाकर की जा सकती है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। चुनावी राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल कोई भी राजनीतिक दल अभी तक दूर दूर तक नजर नहीं आता। राजनीतिक दल तो छोड़ें, कोई नेता भी मोदी के समकक्ष नजर नहीं आता। हारी हुई बाजी को जीत में बदलना मोदी अमित शाह की जोड़ी को बखूबी आता है। संगठन बनाने से लेकर बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क रखना, धुआंधार प्रचार और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, जाति और धर्म के समीकरण साधने की महारत और सोशल मीडिया और मीडिया से तालमेल बनाकर बड़ा विमर्श खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से लगभग 10 साल आगे चल रही है। और उसके बाद सरकारी तमाम योजनाओं का एक तरह से जो एक पूरा फाइल है जिसकी गिनती लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहते हैं और उन योजनाओं का लाभ अचानक जो अब तक नहीं मिल रही थी अचानक लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रही है, उसका भी लाभ लोग बताते हैं कि मिलने वाला है। अब कितना लाभ होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं। और इतना तो तय है कि किसी भी दल को लाभ हो या हानि हो उसमें जाटों और गुजरों की भूमिका बेहद अहम रहेगी, विशेषकर जाटों की। तो ये चुनाव सियासी दलों का इम्तिहान है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है। मतदाता ही ये तय करेंगे कि मुद्दों पर देश के चुनाव होने चाहिए या भावनाओं पर। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या चाहते हैं पश्चिम यूपी के जाट मतदाता। आइए उनकी ही बातों पर एक नजर डालते हैं, उनकी चाहत पर एक नजर डालते हैं, उनकी मांग पर एक पूरी रिपोर्ट देखते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी हकीकत जानने के लिए जमीन पर उतरे एपीएन के संवाददाता और उन्होंने किस तरह से लोगों की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है, देखिए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एपीएन की टीम चुनावी माहौल का जायजा लेने पहुंची। मुजफ्फरनगर में आम लोगों से बात करने पर महसूस हुआ कि किसान आंदोलन को लेकर मतदाताओं में अब भी काफी नाराजगी बरकरार है। अब की बार बदलाव होगा तभी जाके हिसाब बनेगा सही, तभी जाके बैठेगा। 24 में ऊपर से जागी सरकार, 22 में यहाँ से जागी, तब जाके इंडिया का हिसाब बनेगा सही। अब की बार परिवर्तन चाहिए जनता। वहीं किसानों की समस्याएं भी अंदर ही अंदर चुनावों में मुद्दा बनी हुई है। किसानों को फसल के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने गन्ना के बकाया का भुगतान नहीं कराया है। हालांकि सरकार का दावा इसके उलट है, जबकि हकीकत ये है कि गन्ना का भुगतान पिछले साल के अप्रैल तक का ही किया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि सिर पर चुनाव आ गए हैं। जैसा कि आज की डेट में देश हमारा अब से 30 साल पीछे चले गया। इसकी महंगाई, बेरोजगारी, आप किसी चीज पे देखोगे तो ये स्कैम है नहीं, कारोबार का मामला खराब है। अच्छा, और एक दूसरे से सब कुछ कारोबार है। पेट्रोल पे, गैस पे, हर चीज पे इसने निकलना भारी कर रखा है। जहाँ को भी जाओ तुम, कहीं भी देख लो जाके कि जी सिलेंडर देख लो 1000 रुपये पार कर दिया उसने। पूरे देश की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, दिहाड़ी पहले से कम हो गई है। युवाओं की बेरोजगारी से परिवारों में हताशा का माहौल है। इस बार भी भाजपा आएगी, क्योंकि भाजपा के आने से जो है बदमाशी कम हुई है, हर चीज कम हुई है। देखे कानून व्यवस्था बढ़ी है, भारी मौतों से भाजपा आएगी। कोरोना के चलते ईंट भट्टे बंद पड़े हैं, तो मजदूरों के पास काम नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर काफी लोग योगी सरकार से संतुष्ट भी नजर आए। बहरहाल किसानों की हताशा और युवाओं की निराशा की वजह से यहाँ सिवाय हिंदू मुस्लिम कराने के कोई चारा सियासी दलों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन राजनीति के इस दांव को अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि इस बार राजनीतिक दलों के साथ साथ मतदाताओं का भी इम्तिहान है। उन्हें नफरत की सियासत और रोजी रोजगार के बीच किसी एक को चुनना है। शाहरुख के साथ संभव शर्मा, एपीएन। तो ये चुनाव अखिलेश और जयंत चौधरी की सियासत की अग्नि परीक्षा भी कही जा सकती है, तो मोदी और शाह की लोकप्रियता का इम्तिहान भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इम्तिहान है। यहाँ के मतदाताओं का जाट और मुस्लिम एकता का इम्तिहान है। मतदाताओं के गंगा जमनी तहजीब और उग्र हिंदुत्व के बीच किसी एक को चुनने की बात है। इस मौके पर एक शेर याद आता है कि ये जब भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। इस उम्मीद के साथ कि इस बार लम्हे खता नहीं करेंगे और सजा सदियों को नहीं मिलेगी, बल्कि उस सदी में हम कदम रखेंगे जहां भारत की एकता, समग्रता, सब कुछ मिलकर भारत को उस रूप में पूरे विश्व के सामने पेश कर पाएगी जिसके लिए भारत जाना जाता है। सियासी नेता अपने अपने तरीके से हम सभी को हमारा उपयोग या दुरुपयोग या सदुपयोग करने की कोशिश करते रहेंगे। हम वोटर्स को ये समझना है कि देश हित में क्या सही है। इस उम्मीद में कि हम एक बार जगेंगे, अपने मताधिकारों का प्रयोग भी करेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जिसका सूरज निकलने वाला है वो बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। और ये मामला दिलचस्प तो है, इसमें कोई शक नहीं। आज विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके सामने होंगी एक नए विशेष के साथ।